हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। देखिए, कल हमने ये देख लिया था कि थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था, और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने इंडस वैली को समझा था कि कैसे इसकी खोज की गई है। अब हम उसकी सीमाओं को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई है। हमने ये देखा था कि कल की जो सिविलाइजेशन है दैट इज अराउंड बेसिक ट्रायंगुलर शेप में है, और कुछ ये ट्रायंगुलर शेप हमें इस तरीके से देखने को मिला था। अब ये सिविलाइजेशंस का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है, इसका वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, इसका साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इसको, कुछ हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और अब देखिए, थोड़ा सा मैपिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम जाते हैं नॉर्थ मोस्ट साइड्स, और नॉर्थ मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मांडा। मांडा जो है वो इसकी सबसे उत्तरतम जो जगह है वो है प्लेस जो आपको मिलेगी चिनाब नदी। ये यहां से आप चिनाब नदी को आसानी से समझ सकते हैं। चिनाब रिवर जो है वो इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, उसी की सहायक नदी है। और मांडा को आप देखेंगे दैट इज नियर बाय द जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका इंडियन टेरिटरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट है। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा साउथ कॉन्डोर। साउथ कॉन्डोर दैट इज द प्लेस इन द पाकिस्तान में है, दाश्क नदी।
तो यदि कोई राष्ट्रवादी बैठा हो तो भाई माफ कर देना, है ना, नहीं तो आप बुरा मान जाए, बोले पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और हम देखेंगे कि ये पश्चिम वाली साइड हमने यहाँ समझ ली है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे अगली साइट है, वो है आपकी दक्षिण में, साउथ में। और ये साउथ में ये जो साइट होगी दाइमाबाद, दाइमाबाद दैट इज नियर बाय द गोदावरी। और ये आप में मैप में बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, ये आपको मैप में नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये थोड़ा मैप जो है ओल्ड वाला है, ये बाद में साइट खोजा गया। और यहां पर हमें लगभग इस रेड पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका बिल्कुल साउथ मोस्ट पॉइंट है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। करेक्ट है, गॉट इन माय पॉइंट्स। इसके बाद हम देखेंगे ईस्टर्न बॉर्डर की ओर, और ईस्टर्न बॉर्डर में हमें देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। कल मैंने आपको जब मैपिंग बता रहा था, जो दूसरा वाला मैप था, उसमें आपको आलमगीरपुर स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन इस वाले मैप में नहीं दिखा रहा। बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज द बेसी। ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये राखीगढ़ी के नजदीक में ही यहां आपको दिखाई देगा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के पास में है, और हिंडन नदी आपको मिलेगी यूपी में। ठीक है, आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हिंडन नदी दैट इज बेसिक कह सकते हैं, वहीं पर आपका हिंडन एयरबेस भी है। जब आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन यहां पर बेसिक आपका सेलिब्रेशन होता है, तो वहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो देयर आर द बेसिक 4 मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ मोस्ट, वेस्टर्न, साउथ एंड द बेसिक ईस्ट डायरेक्शन। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमने जान लिया है, तो ये थोड़ा आप याद रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अपनी समकालीन विश्व जो सिविलाइजेशन थी उनमें सबसे बड़ी थी, या हम ऐसा कहें कि सबसे ज्यादा डेवलप थी, तो कोई गलत नहीं होगा। दिस सिविलाइजेशन वाज वेरी डेवलप, और ये बहुत ज्यादा डेवलप थी। किन से? जो इनकी समकालीन कौन थी, जो कंटेम्पररी थी, वो कौन सी थी? कंटेम्पररी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द नाइल रिवर एंड द टिग्रिस एंड यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस जो नदी थी, उनके आसपास भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, और इन सभ्यताओं के मुकाबले इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा डेवलप थी। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं मैप में आपको बता भी दूंगा इनको, और इसको हम जान भी लेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसका जो एरिया है, इसका जो कोस्टल एरिया है, दैट मीन्स आलमगीरपुर, मांडा, है ना, ये हमने देख लिया, दाइमाबाद, ठीक है, वेस्ट, और इसके बाद नॉर्थन में साउथ मोस्ट पॉइंट्स, ये रिस्पेक्ट हमने सारे देख लिए हैं। ऑल दीज पॉइंट्स, ये और लिख लेना, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी। करेक्ट है। इसके बाद इसका डिस्टेंस भी देखें, नॉर्थ मोस्ट और साउथ मोस्ट की ओर, तो पूर्व से पश्चिम, फ्रॉम बीसी ईस्ट टू वेस्ट, इट वाज अराउंड द बीसी 1550 जो है वो किलोमीटर रहेगा, और ऊपर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक रहेगा। तो मोटे तौर पर आप इसका एरिया आप ऐसे समझ सकते हैं, डिस्टेंस समझ सकते हैं, और इसकी जो साइट्स हैं वो अलग अलग जगह पर हैं। हड़प्पा जो हमने देखा, रावी नदी, पंजाब पर, ये पंजाब कौन सा है? पाकिस्तान वाला पंजाब है। मोहनजोदाड़ो, ये इंदस नदी के किनारे है, ये भी आपको मिलेगा पाकिस्तान में ही। चन्नूदरो दैट इज ऑन द बीसी सिंध। इंडिया में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी, ये सारी की सारी जो ऊपर वाली साइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी पाकिस्तान में। इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, लोथल वेरी इंपॉर्टेंट, रंगपुर, सुरकोतरा, कालीबंगा, बनवाली, आलमगीरपुर, ये सारी की सारी साइट्स हमने अभी अभी मैप के थ्रू भी समझी हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। यहां पर हम देखेंगे लार्जेस्ट एंड द लेटेस्ट साइट्स डिस्कवर इन इंडिया इज धौलावीरा इन गुजरात। ये धौलावीरा जो साइट है ये सबसे नवीनतम खोजा गया है, दैट इज अराउंड द बीसी 1990 के आसपास खोजा गया है। तो हम यहां देखेंगे कि ये सबसे बड़ी साइट है इंडिया में। इंडिया में ये सबसे बड़ी साइट है, तो थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। करेक्ट है। तो ये तो हमने एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस देख ली हैं। अब मैं उन सिविलाइजेशंस की बात करने वाला हूं जो उस समय कंटेम्पररी थी, समकालीन थी। कौन कौन सी सिविलाइजेशंस इंडिया में, कौन कौन सी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन थी, अब हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक मैप, और ये है आपकी ब्लू कलर में इंडस वैली सिविलाइजेशन। करेक्ट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशंस इंडस नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना होगा, और जल ही जीवन है, और जल के आसपास ही हमें सिविलाइजेशन डेवलप देखने को मिलेगा।
आप कहीं भी चले जाइए, जल से ही शुरुआत होगी और जल जहां होगा, दैट मीन्स वाटर जहां होगा, वहीं सिविलाइजेशंस डेवलप होंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट सिविलाइजेशंस दैट इज नील सिविलाइजेशन, या कह सकते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशंस। और ये नाइल नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और ये नाइल नदी का एरिया जो है वो आपको येलो कलर में चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये भी नील नदी, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है ना, ये ऐसा आपने सुना होगा, समझा होगा, आज हमें पता भी चल गया है। मैसोपोटामिया, मैसोपोटामिया दैट इज द एरिया इन द बीसी इराक, इराक के क्षेत्र के आसपास ये सिविलाइजेशंस डेवलप होगी। और ये सिविलाइजेशन आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, दिस ग्रीन कलर सिविलाइजेशन इज कॉल्ड मैसोपोटामिया, ध्यान दीजिएगा। और ये कहां होगी? इराक में होगी। ये सिविलाइजेशंस दो नदियों के किनारे हैं, दिस, और वो नदी हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस। आपने एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम सुना होगा जो कहीं ना कहीं इराक और सीरिया वाले क्षेत्र में, आई होप यू कैन आंसर, आप शायद इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये बताएं कि ये कौन सी टेररिस्ट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने मोसुल, बसरा और भी कई ऐसे टाउन को यहां पर कवर कर लिया था। ये वही वाला एरिया है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो यहीं पर एक्टिव था, यहां से भी आप समझ सकते हैं। और तो ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो यहीं पर एक्टिव है, मोसुल, बगदादी, सॉरी, आपका मोसुल है, आपका बसरा है, ये वो वाला एरिया है जहां पर हम देखेंगे आईएस एक्टिव होता है। तो ये एक आपका टेररिस्ट ग्रुप है, वो इसी जगह पर आपको एक्टिव रहेगा। तो यहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस को आज की डेट में हम दजला फरात के रूप में भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं, एक और सिविलाइजेशन है जो है आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन। हुआंगुओ नदी के किनारे सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होती है, और इस सिविलाइजेशन को हम चीनी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इस सिविलाइजेशंस को या इस नदी को येलो रिवर भी कहा गया। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है हालांकि, ठीक है, बट यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो ये येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, वांगो। तो ऑल दीज सिविलाइजेशन दैट इज डेवलप नियर द वाटर, सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे डेवलप हो रही। और इन सबसे सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी कौन सी है आप देख लीजिए, और वो सिविलाइजेशन आपको दिखाई दे रही है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वही चीज यहां पर भी दिखाई दे रही है ना, किसी भी चीज में कह लो, ठीक है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो यहां पर सिविलाइजेशन भी सबसे आगे है। दूसरा आप देखेंगे कि जो ये सिविलाइजेशन आप देखेंगे दैट इज वेरी वेल डेवलप्ड, है ना, सबसे ज्यादा विकसित होगी किससे? मैसोपोटामिया से। किससे? नील वाली से। किससे? चाइनीज वाली से। तो वी कैन से दैट कि ये जो सिविलाइजेशन है ना केवल बड़ी है बट सबसे ज्यादा डेवलप भी होगी। ये अर्बन सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब हमने एक चीज और देखी थी, अभी हमने इसके 3 स्टेजेस को देख लिया था। और ये 3 स्टेजेस क्या थी? आपकी फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज। और ये डेवलपमेंट हम देख रहे थे, और इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ उदाहरण हम समझ चुके हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं समाज की, राजनीति की, पॉलिटी की, और हम इकोनॉमिक्स की। ये सब किसकी चीज की बात कर रहे हैं? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, और ये रिलीजियस एक्टिविटी कैसी थी, उनको अब हम समझने वाले हैं। ये लेकिन समझने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? जेम्स बॉन्ड 007। और जेम्स बॉन्ड 07 एविडेंसेस को पकड़ेगा, एविडेंसेस को खोजेगा और जानने की कोशिश करेगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है, और दया ही बताएगा, मतलब आप लोग ही बताएंगे कि भाई हमारा ये सिस्टम कैसा चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। पहले हम इसके इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस और आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देख लेंगे। देन वी विल समराइज द ऑल सेशन, देन वी विल समराइज द ऑल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले हम शुरुआत में इसकी सारी व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं, और फिर उसके फीचर्स को एक साथ आगे अटैच कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट मीन्स दैट देयर इज ए एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन इन द सिविलाइजेशन। देखिए, सिविलाइजेशन में हमें यहां पर मिले हैं ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रेट ग्रैंडरी का मतलब है विशाल अन्नागार। यहीं से आपको जेम्स बॉन्ड का दिमाग लगाना है। अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्नागार का मतलब होता है हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं,
ठीक है। स्टोरेज मतलब किस चीज का? अन्न का स्टोरेज। अन्न का स्टोरेज क्यों कर रहे हैं भाई? अन्न का स्टोरेज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कैसा है? हमारा प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में है, मतलब ज्यादा है। हमारी आवश्यकता है मान के चलिए 100 किलो की, और हम बेसिकली कह सकते हैं उसका हम उत्पादन कर रहे हैं 200 केजी। तो हम क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेंगे। हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और हम उसको स्टोर करने के लिए क्या करने वाले हैं? ग्रेनरी की व्यवस्था करने वाले हैं, मतलब स्टॉक करने वाले हैं। और अन्नागार या ग्रेनरी का मतलब यही हुआ, दैट मीन्स हम स्टोरेज के लिए यूज करने वाले हैं। करेक्ट है। इसका मतलब हम ऐसा कहें कि जो सिविलाइजेशन है वहां पर प्रोडक्शन सरप्लस होता था या नहीं? गॉट इट माय पॉइंट्स? वी कैन से दैट कि ग्रीनरी के यूज के आधार पर आप कह सकते हैं कि सभ्यता जो है वो सरप्लस में हुआ करती थी, प्रोडक्शन वाज सरप्लस। तो आपको ये पॉइंट क्लियर समझ में आया? और ये अन्नागार कहां से मिला है? कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा विशाल अन्नागार आपको कहां मिले हैं? मोहनजोदारो और हड़प्पा से हमें ग्रेट ग्रेनरी के अवशेष मिले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सामान्य विशेषता है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो से देखने को मिलती है। तो आप हड़प्पा कहते तो भी मैं आपका आंसर कंसीडर कर लेता, और आपका मोहनजोदारो तो भी कंसीडर कर लूंगा, लेकिन विशाल अन्नागार जो है वो मोहनजोदारो में मिला है। आई विल एक्सप्लेन दिस अन्नागार, ठीक है। मैं ये जो ग्रीनरी है इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, लेकिन हमें जेम्स बॉन्ड का दिमाग हमने लगाकर ये जान तो लिया है कि इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? गॉट इट माय पॉइंट्स? तो हमने ये देखा है इकोनॉमिक्स कंडीशन का एक क्लू तो हमें मिल गया है। आगे हम बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में और क्या क्या जान लेते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से हो रही है? अब इकोनॉमिक्स से हम देखेंगे कि यहीं से हम कनेक्ट करेंगे द साइन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सरप्लस। शहरी सभ्यता के संकेत कृषि अधिशेष से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे समझते हैं इसको, ऐसे समझिए, मैंने आपको बताया ग्रेट ग्रेनरी आया, और यहां से हम देखेंगे स्टोरेज, स्टोरेज को समझा, और स्टोरेज से ही हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन क्या है हमारा? ज्यादा है। प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है मतलब प्लस में है, सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव है। प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है तो हम यहां देखेंगे कि कुछ लोग जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि में लगे हुए लोग जो हैं वो कृषि से बाहर आएंगे और वो बाहर आकर कुछ और काम करने लगेंगे। लेट सपोज इंडस्ट्रीज में वो काम करने लगेंगे। इंडस्ट्रीज का मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ और ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए वो ऑर्नामेंट्स बनाने वाली काम में लग जाएंगे या कुछ और काम में लग जाएंगे। तो हम यहीं से देखेंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस है वो शुरू होता है, या वो लोग जो है वो कृषि छोड़कर एक समुदाय में रहने लगेंगे, एक ग्रुप में रहने लगेंगे, और यही चीज आगे चलकर डेवलप होगी किसमें? अर्बन फेस में। ध्यान देना। तो हम ऐसा कहें कि एग्रीकल्चर तो हो रहा है, और एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि भाई 100 लोग लगे हुए हैं, और 100 लोग में से यदि 20 लोग निकलकर कुछ और काम करने लगते हैं, और ये 20 लोग ही आगे चलकर अर्बनाइजेशन को डेवलप करते हैं। तो वी कैन से दैट कि ग्रीनरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हम अर्बनाइजेशन फेज की ओर जा रहे हैं। नाउ वी कैन रीड द बेसिक पॉइंट्स अगेन। ध्यान दीजिएगा, शहरी सभ्यता के जो संकेत हैं वो कृषि एग्रीकल्चर कृषि सरप्लस से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिविलाइजेशंस जो है वो कहीं ना कहीं सरप्लस में है, तभी जाकर वो आपको अर्बन सिविलाइजेशंस की ओर जाएगी। तो इसको आप ऐसे समझिए, एग्रीकल्चर सरप्लस है, एग्रीकल्चर सरप्लस है, तो सम ऑफ द पीपल्स वो क्या करेंगे? खेती से निकलकर किसी और समुदाय में रहने लगेंगे, कुछ और काम करने लगेंगे, और जब कुछ और काम करेंगे तो क्या होगा? यहीं से शुरुआत होगी अर्बनाइजेशन की। और ये अर्बनाइजेशन किसकी बात कर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो जेम्स बॉन्ड का दिमाग चलाते रहिए। विशाल अन्नागार से हमने 2 पॉइंट क्लियर किए, क्योंकि ये ग्रेट ग्रेनरी ही आपको आगे लेके जाएगा, और क्या क्या हो सकते हैं तो जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में और क्या क्या चीजें हैं। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कृषि हो रही है, कृषि हमने देखा, कृषि हो रहा है, तो हमें कृषि के एविडेंसेस कैसे मिले हैं? तो कृषि के एविडेंसेस के तौर पर हम देखते हैं वी हैव फाउंड द बीसी हल हमें मिला है, और हल से हम देखते हैं कि क्या होता है? कृषि होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यस कि एग्रीकल्चर होता था। ये तो बहुत इजी पॉइंट है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको तो बेसिक क्या है, कैप्टन
जो प्रद्युमन है वो भी आपका सॉल्व कर देगा, प्रद्युमन सर जो है वो भी सॉल्व कर देंगे, जेम्स बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये तो बहुत छोटा सा क्लू था और इससे हमें मिला है, दैट मीन्स ये आपका कालीबंगा। ये एक्चुअली थोड़ा स्लाइड में एनिमेशन गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बट आप इसको थोड़ा समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। ये लकड़ी का जो हल है वो ये देखने को मिला है। एक बच्चे ने पूछा कि सर लकड़ी का हल यूज क्यों करते थे, वाई वी आर यूजिंग द बीसी वुडन फैरो या प्लो, ये जो लकड़ी का यूज क्यों कर रहे थे, हम आयरन का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम आयरन का क्यों यूज नहीं कर रहे हैं भाई, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपका आयरन नहीं आया है और आयरन नहीं आया है इसलिए हम लकड़ी का हल बना रहे हैं, ठीक है ठीक है। मैं केवल आपको टेस्ट कर रहा था और हम देखेंगे आयरन अभी तक नहीं आया है, मैं मतलब सेशन थोड़ा सा हम देखेंगे तो आयरन जो है वो नहीं आया, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभी तक ये लकड़ी के हल को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कृषि हो रहा है और कृषि में हम देखेंगे रोटेशन, क्रॉप का रोटेशंस। क्या वो लोग क्रॉप के रोटेशन से फैमिलियर थे? यस, क्रॉप रोटेशन से वो लोग फैमिलियर थे, यस, वो लोग परिचित थे। अब क्रॉप रोटेशन से परिचित थे, हम उसको कैसे समझे? उसको हम समझते हैं जैसे आज होता है रबी एंड खरीफ, जानते हैं, समझते हैं। रबी की फसलें होती हैं और खरीफ की फसलें होती हैं और हम यहां देखेंगे रबी की फसल जैसे मान के चलिए गेहूं, लेट सपोज व्हीट, और खरीफ की फसल जैसे चावल, राइस, करेक्ट है। तो रबी और खरीफ की फसलें जैसे आज के जमाने में होती हैं, 2021 में होती हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम वो लोग यूज किया करते थे अपने एग्रीकल्चर में, लेकिन उसका नाम रबी और खरीफ नहीं था, मैंने केवल ये समझाने के लिए उपयोग किया है जो आज की डेट में चलते हैं। तो कभी कभी कोई चीज हमें क्या है कुछ इस तरीके से भी समझनी होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। तो द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फैमिलियर विद द क्रॉप रोटेशन, वो क्रॉप रोटेशन से फैमिलियर थे क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो समय समय पर ऐसी फसलों का उत्पादन करते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो रबी के टाइम पर जो फसलें उत्पादित करते थे दैट वाज व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ का वो उपयोग करते थे, और खरीफ के समय पर वो मटर, सरसों और कपास का उत्पादन करते थे। अब अलग अलग समय पर अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दे वर फैमिलियर विद द क्रॉप रोटेशन। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स। और जेम्स बॉन्ड का दिमाग लगाते रहिए और ये कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखेंगे कि मेन क्रॉप रोटेशंस तो है, क्रॉप रोटेशंस के साथ साथ हम देखेंगे कि यहां पर सिविलाइजेशंस की मेन फसलें क्या थी, इस तरीके से वहां पर ये दो फसलें प्रमुख उत्पादित की जाती थी। आगे हम देखेंगे बट वी हैव फाउंड द बीसी। अब देखो जौ का उत्पादन सेकंड मतलब कह सकते हैं प्राइमरी था, तो क्या राइस नहीं था? राइस था, बट राइस से ये लोग फैमिलियर थे, बट वी हैव फाउंड द बीसी वेरी लिमिटेड, मतलब कहीं ना कहीं कम जगह पर ये एविडेंसेस मिले हैं। कम जगह पर एविडेंसेस मिले मतलब रंगपुर एंड लोथल में ही आपके राइस के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। मेन सिटी में नहीं मिले, जैसे मोहनजोदारो में नहीं मिला है, जैसे हड़प्पा में नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन आगे मिल जाए तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 2021 तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो चावल के प्रमाण रंगपुर और लोथल दो जगह से ही मिले हैं। इसके अलावा भी कई और फसलों का उत्पादन किया जाता था, वो हैं आपकी खजूर है, सरसों है, तिल है और दलहनी फसलें। दलहनी फसलें दैट मीन्स लेग्यूमिनियस प्लांट, मतलब जो दाल से संबंधित हैं, वो आप याद रखिएगा। साइंस में आप पढ़ते हैं तो लेग्यूमिनियस प्लांट जो आपका राइबोजियम से आता है, तो वहां से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस को हमने जोड़ा, आपका वुडन फैरो, लकड़ी का हल हमने देखा, क्रॉप रोटेशंस को हमने समझा, मेन क्रॉप्स को हमने जाना, मेन क्रॉप्स कौन सी थी वो हमने समझा, और भी हमने बहुत सारी चीजों को जान लिया है। तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। लेकिन यदि हम बात करें जैसे शुगर कैन की, किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आई थिंक ये पॉइंट्स मैंने वहां इस वजह से रखा हुआ है। तो शुगर केन यहां पर अभी तक नहीं मिला हुआ है, देयर इज नो एविडेंस फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस रिलेटेड टू द शुगर केन। गन्ने के प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुए, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्स हियर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे क्रॉप रोटेशंस में, क्रॉप के अंतर्गत, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉटन, क्रेडिट ऑफ ग्रोइंग कॉटन फर्स्ट गोज टू द पीपल ऑफ सिविलाइजेशंस। सर्वप्रथम कपास उगाने का जो श्रेय है वो सभ्यता के लोगों को ही जाएगा।
इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग जो है वो कॉटन का प्रोडक्शन करते थे और कॉटन की डिमांड जो है वो आपकी वेस्ट में बहुत ज्यादा थी, या कह सकते हैं मेसोपोटामिया में ज्यादा थी। ठीक है, और इसी के नाम से जो है वो कहते थे सिंडोन। सिंडोन मतलब इंडस नदी के आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कॉटन का उत्पादन करते हैं, तो इसकी डिमांड काफी हुआ करती थी। तो थोड़ा सा हमें यहाँ समझना होगा कि ये चीज में हम जो है वो हमारे यहाँ से डेवलप हो रही है, कॉटन यहीं से आ रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इकोनॉमिक्स में यदि हम देखें कि दे वर फैमिलियर विद द एनिमल हस्बेंड्री। क्या लोग एग्रीकल्चर करते थे? आंसर आया यस। दया ने बोला यस, जेम्स बॉन्ड ने बोला यस। क्या लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग? आंसर आया यस। कैसे बोला? अभी हम थोड़ा सा समझते हैं इसको क्यों। बट यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि कौन कौन से जानवर थे, तो आपको देखने को मिलेंगे भेड़, बकरी, सूअर, दुनिया भर के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। वी कैन से दैट यस, एनिमल हस्बेंड्री था। दया ने भी बोला, जेम्स बॉन्ड ने भी बोला, सबने बोला एनिमल हस्बेंड्री था। लेकिन ये कैसे वेरीफाई होगा वो अभी हम आगे जानेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द रेगुलर यूज ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का सबसे बेसिक फीचर क्या है? वो बेसिक फीचर है वो तेज भागना, बहुत तेज दौड़ना। और तेज दौड़ने का उपयोग किस में किया जाता है? वॉर में। ठीक है, वॉर मतलब लड़ाई बड़ाई वाला हिसाब किताब। ठीक है, एक ने मारा, दूसरे ने पीटा, तीसरे ने आपका कह सकते हैं आउट हो गया। इस तरीके से हम देखेंगे वॉर जो है वो एक कह सकते हैं नॉन पीसेबल जो है समस्या है। और कह सकते हैं कि सभ्यता के जो लोग हैं वो उनका जो फीचर है वो है पीस, शांति। ठीक है, वो पीस ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पीस ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि हम देखेंगे सिविलाइजेशंस के पीपल जो है वो मर्चेंट क्लास से रिलेटेड है। सभ्यता के जो लोग हैं वो हैं आपके व्यापारी, और व्यापारी का सबसे अच्छा दैट मीन्स ठीक है उसे क्या है, अपने धंधे से काम लेना देना होता है। 10 से 5 तक उसकी दुकान खुलती रहे, उसमें पैसा आता रहे, वो खुश। उसे कोई लड़ाई झगड़े से लेना देना नहीं होता। मतलब वॉर, अरे बाबा दूर रहने का, वो इससे दूर रहेगा, इससे बिल्कुल आपका 100 गज की दूरी पर रहेगा। तो वॉर में तो वो इन्वॉल्व होगा नहीं। ठीक है, वो व्यापार करता रहेगा, उसको अपनी दुकान से मतलब है, शांति प्रिय है, पीस है, तो वो वॉर नहीं करेगा। मतलब उसके कॉमन फीचर से वो परिचित नहीं, उसके जो बेसिक फीचर है, मतलब दैट मीन्स ठीक है जो हॉर्स का, वो उससे फैमिलियर नहीं, मतलब वो दौड़ना उसको दौड़ाएगा ही नहीं। तो हम ऐसे कहें कहीं ना कहीं वो हॉर्स से तो फैमिलियर है, लेकिन उसके एक विशेष फीचर से वो रिलेवेंट नहीं है, वो है उसका दौड़ना। हो सकता है वो घोड़े का उपयोग क्या करता है, वो घोड़े का उपयोग जो है वो सामान ढोने के लिए करता है, दैट मीन्स जो गुड ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए करता हो। भाई इस घोड़े पर जो है 4 बोरे लाद दो, मेरा धंधे का टाइम हो गया है, ऐसा वो कुछ करता होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट फैमिलियर विद द रेगुलर यूज ऑफ द हॉर्सेस, बट यस वो फैमिलियर थे। अब एक चीज और देखिए, एविडेंसेस भी मिले हैं इसके, है ना, घोड़े से रिलेटेड। आपने यदि एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, तो उसमें भी एक इंसिडेंट है, और ऋतिक रोशन ये पूछते हैं कि ये घोड़ा क्या है, तो इसको भी उसका उपयोग जो है वो माल लादने के लिए लोग करते थे। तो वहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्या है घोड़ा और किस तरीके से कहानी हो। कल जीपीएस वाली कहानी समझाई थी, वो यही से रिलेटेड है। जीपीएस का यूज आप इंडिया में नहीं करते, लेकिन आप यूएस में जाएंगे तो उसका करेंगे। यूज हो रहे हैं, लेकिन उसका यूज जो है वो वॉर के लिए नहीं हो रहा है, मतलब जो उसका मेन फीचर है उसके लिए नहीं हो रहा है। मतलब जैसे भागाने के लिए उसका उपयोग हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। हाँ, उसका हम उपयोग कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज कर रहे हैं। भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं मतलब घोड़े की बेइज्जती कर रहे हैं, सीधी सी बात है। भाई घोड़ा जो है वो वॉर के लिए यूज किया जाता है, भागने के लिए यूज किया जा रहा है, तुमने तो उसको बेसिक गधा बना दिया। तो इस तरीके से हम समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं, है ना। घोड़ा गधा बनाएगा नहीं, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। आगे हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ काउ वॉज नॉट फाउंड। काउ के एविडेंसेस जो हैं वो नहीं मिले हैं। करते हैं गाय के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं। देखो एविडेंसेस तो अभी तक नहीं मिले। जेम्स बॉन्ड ने खोजा, नहीं मिला। दया ने खोजा, नहीं मिला। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं जो भी एविडेंसेस मिले हैं
उसके बेस पर जैसे हम यहां से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिल रहा है, यस काऊ तो होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि काऊ तो है बट उसके प्रमाण नहीं मिले हैं, एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये हम एक चीज समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में व्यापार और वाणिज्य को, ट्रेड एंड कॉमर्स को। अब देखो क्या होता था कि मैंने आपको बताया कि सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर हम देखते थे सरप्लस होता था। अब सरप्लस का मतलब यह हुआ कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन आपका प्लस में है, तो आप उसको बेसिक क्या है अपने यहां पर स्टोर भी करोगे और दूसरा क्या है उसको सप्लाई भी करोगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सप्लाई जो है वो कहां करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉर्म में, मतलब आयात और निर्यात करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं व्यापार एंड वाणिज्य की बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब हम देखेंगे कि आपका सरप्लस में हो रहा है, सरप्लस की वजह से हम यहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंटर रीजनल, है ना। इंटर रीजनल का मतलब यह हुआ कि भाई बॉम्बे से आप कहां कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, मतलब एक ही देश में कर रहे हैं, मतलब इंडिया के इंडिया में व्यापार कर रहे हैं, इंटर रीजनल। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स भी हुआ करती थी। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब है इंडिया से आपने माल को कहां भेज दिया, यूएसए भेज दिया। तो जनरली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होता था, वो कैसे होता था वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटर रीजनल जो है ट्रांसपोर्टेशन होता था बुल कार्ट से, ठीक है, बुल कार्ट से होता था, और ये होगा राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, इस वाले सेक्शंस में। वी कैन से दैट कि मतलब जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं कहीं आपका होता था, थोड़ा बहुत यहाँ पर साउथ वगैरह में ही आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर जो इंटरनेशनल वाला जो ट्रेड होता है दैट इज मेसोपोटामिया एंड बहरीन से होता है। मेसोपोटामिया अभी मैंने आपको सिविलाइजेशन बताया था, सिविलाइजेशन जो है दैट इज कंटेम्पररी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहां से भी व्यापार किया जाता था। तो इंटरनेशनल व्यापार कैसे किए जाएंगे, इंटरनेशनल व्यापार किए जाएंगे आपके पोर्ट से या बंदरगाह से। अब ये बंदरगाह कहां मिला है आपको, ये बंदरगाह आपको कहां मिला है, ये पोर्ट आपको कहां मिला है, ये पोर्ट मिला है आपको लोथल से, और लोथल में आपको देखने को मिलेगा डॉकयार्ड, जिसको हिंदी में कहा जाएगा गोदीवाड़ा, ठीक है। और गोदीवाड़ा जो है दैट इज द बेसिकली कह सकते हैं कि सबसे, ये कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम आपका बंदरगाह कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। गेट माय पॉइंट्स, ठीक है। अब हम यहां देख लेते हैं कि डॉकयार्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा लोथल में, और लोथल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो बंदरगाह है। तो मैं ऐसा कहूं कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहां से होती है, वो आपकी डॉकयार्ड से होंगी, और डॉकयार्ड्स का उदाहरण हमें देखने को मिलेगा आपका लोथल में। इसके अलावा भी और आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे, बट यहां पर सबसे बेस्ट फैसिलिटीज है दैट इज गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड की। अब थोड़ा यहां से समझ लीजिए, देखिए क्या है कि ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा यहां समझ लेते हैं। ये आपका मैप से, और ये हड़प्पा है, ये आपका कालीबंगा, ये आपका बनवाली, ये थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, ये चन्नूदड़ो है ना, ये धोलावीरा, ये सोरकोतरा, ये आपका लोथल, ये थोड़ा सा है। अब यहां से कोई व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब होता यह है कि जो हम देखेंगे इराक वाला क्षेत्र मतलब मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया से यहाँ के और इंडस वैली के बीच में व्यापार किया जाता था, ठीक है। अब होता यह था कि आप देखेंगे कि देयर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस इन बिटवीन द बीसी इराक एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आप देखेंगे कि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो होता यह था कि कुछ लोग जो है वो आपके इराक से इधर आते थे, कुछ लोग जो है वो आपके इंडस वैली से यहां से आते थे, और वो जो है वो यहां पर मिल बैठकर चाय पीते थे, और चाय पीने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं क्या होते थे, व्यापार करते थे। वी कैन से दैट कि दे आर दैट मींस, ठीक है, using some kind of the intermediate point, and these intermediate point is nothing but that is बहरीन। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका बहरीन या दिलमून। दिलमून एक जगह है, और दिलमून कुछ कोई और नहीं, ये किसको कहा गया है, आपका बहरीन को बताया गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इंटरमीडिएट एक पार्ट है जिसको कहा गया है मकान या मकरान तट, दैट इज ऑल्सो द कोस्टल एरिया। ये भी आपका जो कोस्टल एरिया है इसकी भी चर्चा की गई है, कहां पर, इराक के लिटरेचर्स में।
इराक के लिटरेचर्स में व्यापार के एविडेंसेस मिलते हैं कि हम लोग जो है वो व्यापार करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो व्यापार करते थे तो हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स के थ्रू करते थे, और एक इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपका ये है दिलमून और एक है आपका माकान तट। तो वी कैन से दैट इसके बेस पर कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी, आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे। तो देखो क्या हो रहा है कि आपने एक चीज समझी कि जो व्यापार है उसका माध्यम क्या है ना, तो थोड़ा सा हमें ये चीज समझना है, बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये कोस्टल एरियाज हैं किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक आपका ये साउथ कॉरिडोर, ये भी आपका क्या है, बंदरगाह है। अब यहां और जो लोथल है इन दोनों में फर्क है, ये दोनों जो है वो आपके पोर्ट एरिया है, ध्यान देना, दोनों के दोनों बंदरगाह हैं, बट डॉकयार्ड कहां मिला है, वो डॉकयार्ड केवल आपको लोथल में मिला है। जो फैसिलिटी लोथल में है वो साउथ कॉरिडोर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलेगी। बट व्यापार लगातार हो रहा है, ट्रेडिंग्स हो रही हैं, और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। करेक्ट है, इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। एक चीज और देखने को मिलती है कि ये व्यापार और वाणिज्य हो रहा है, इसको वेरीफाई कैसे किया, ठीक है। तो इराक के जो लिटरेचर हैं, इराक के जो आपके साहित्य हैं, और इन साहित्यों में यदि हम देखें तो वहां पर एक वर्ड मिलता है जिसका नाम है मेलूहा, और मेलूहा को जो वेरीफाई किया गया जेम्स बॉन्ड के द्वारा, तो जेम्स बॉन्ड जो है वो वेरीफाई करते हुए बोलता है कि यस, मेलूहा इज नथिंग बट दैट इज द एंशिएंट नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहीं ना कहीं क्या है, उसका ही एक नाम है, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो मेलूहा जो है वो लिटरेचर्स में लिखा गया एक शब्द है, और वो लिटरेचर्स कहां के हैं, इराक के लिटरेचर्स हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में इंटरनेशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी, एंड दिस ट्रेडिंग वाज, दैट मींस वो कह सकते हैं लोथल के द्वारा या बंदरगाह के द्वारा होती थी। इन मेसोपोटामिया लिटरेचर द इंडस वैली इज नेम्ड मेलूहा, ये नाम थोड़ा सा आपको समझ सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन हो गई है। इसके अलावा हम देखेंगे साहित्यों में दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स की बात की गई है, वो कौन से हैं, दिलमून और मकरान या माकान तट। गॉट इट माय पॉइंट्स। ये मकरान तट अभी मैंने आपको बताया, ये जो है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आएगा, पाकिस्तान बलूचिस्तान, आप वो एरिया समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्थान के द्वारा हमने समझा कि ट्रेडिंग्स हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं और देखते हैं, यस, this is the next point what I am going to discuss. The balance of external trade in civilization was favorable. अब देखो कैसे समझते हैं इसको हम समझते हैं इस तरीके से। देखिए, एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, आयात और निर्यात, जो व्यापार हो रहा है उसमें आप देखेंगे एक्सपोर्ट मतलब हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं इंडिया के बाहर या सिविलाइजेशंस के बाहर, और हम इन चीजों को जो है बुला रहे हैं, वो कम बुला रहे हैं, उनकी संख्या कम है, ठीक है। हम भेज रहे हैं 1000 और हम मंगा रहे हैं आपका 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें पैसा आएगा, मनी आएगी, और मनी आएगी तो क्या होगी, आपकी स्माइल कुछ इस तरीके से होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये जो स्माइल है आपको दिखाई दे रही है, दिस स्माइल इज गोइंग टू इंडिकेट मनी फ्लो, और ये मनी फ्लो किसके फेवर में, आपके फेवर में। आप देखेंगे इसका मतलब हम देखते हैं अवर इकोनॉमिक कंडीशन वाज वेरी गुड, और ये वेरी गुड होगा तो हमारी स्माइल जो है वो बनी रहेगी। इट मींस बाहरी व्यापार का संतुलन अनुकूल था, अनुकूल मतलब यहां पॉजिटिव था, मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी कंडीशन में थी, दैट वाज इन द गुड कंडीशंस। अभी कैसी हमारी अर्थव्यवस्था, अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ऐसी है कि हम आयात तो इतना करते हैं और निर्यात जो है वो इतना सा करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्माइल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है थोड़ी सी डाउन है, या कह सकते हैं कि हम जो है आयात ज्यादा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। बैलेंस ऑफ जो आपका जो ट्रेड बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो आप समझ सकते हैं 1991 के घटनाक्रम से, ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। व्यापार वाणिज्य में और क्या क्या है, तो व्यापार वाणिज्य को हम ऐसा समझ सकते हैं, द पीपल ऑफ सिविलाइजेशंस, दैट मींस जो सभ्यता के लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो मेजरमेंट्स का भी उपयोग करते, मेजरमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड द कंस्ट्रक्शंस।
आज की कंडीशन में हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है बिल्कुल अपोजिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो हम बहुत सारी चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीख सकते, ठीक है। अब हम एक चीज और समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है क्या वो करेंसी का उपयोग करते थे, है ना। तो व्यापार में करेंसी के प्रमाण बिल्कुल नहीं मिले हैं। आपकी जेब में कौन से नोट हैं? गांधी जी का नोट है। वहां पर कौन से नोट यूज करते थे? क्या गांधी जी का नोट यूज करते थे? नो, वहां पर करेंसी जैसे कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। और जो मोहर मिली है, जो आपको सील मिली है, उनका उपयोग ये करते थे, कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन और या हम कहें परमिट। परमिट का मतलब यह हुआ कि जब आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, और वो लाइसेंस को यहां परमिट कह रहे हैं, या परमिट या सील कह दीजिए। तो सभ्यता के लोग जो हैं, द सिविलाइजेशन पीपल वर यूजिंग द सम काइंड ऑफ द सील्स फॉर द बीसी परमिट। मुद्रा या कॉइन जैसे कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्यता के लोग जो है वो बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे या वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। समझ में आया? अब वस्तु विनिमय क्या होता है? तो वस्तु विनिमय मतलब यह हुआ कि 1 किलो चावल के बदले आपको 1 किलो राइस दिए जाएंगे। सॉरी, उल्टा बोल दिया 1 किलो चावल और 1 किलो गेहूं, है ना। मतलब यदि कोई व्यक्ति को 1 किलो चावल चाहिए तो वो क्या करेगा? 1 किलो गेहूं वाले से एक्सचेंज कर लेगा, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। तो हम यहां देखते हैं कि जब बार्टर सिस्टम का उपयोग किया जाएगा तो हमें 1 किलो को मेजरमेंट्स करना होगा, और मेजरमेंट्स करना होगा तो हम अपने बिजनेस में किस चीज का उपयोग करेंगे? माप तौल का, वेट एंड मेजरमेंट्स। इट मींस द पीपल ऑफ सिविलाइजेशंस और वर फैमिलियर विद द वेट एंड मेजरमेंट्स। क्या वो मेजरमेंट्स और आपके वेट से संबंध फैमिलियर थे? आंसर आएगा यस, वो लोग फैमिलियर थे। लेकिन ये जो मापतौल हुआ करती थी दैट वाज मल्टीपल ऑफ 16। मतलब 16 का जो टेबल है वो आप समझ लीजिए, सिर्फ 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। मतलब 16 और 16 के बाद अगला होगा 32, और अगला जो होगा वो आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो वेट मेजरमेंट्स भी आपको समझ में आ जाता है। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये मोहर या मुद्रा या करेंसी का कांसेप्ट आपका देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रमाण भी मिले हैं, मतलब मापतौल की प्रणाली का जो है वो उसका उपयोग वो करते थे, वो भी हमें देखने को मिलेगा। एक चीज और देखना है, देखिए बिजनेस के साथ साथ कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते थे। अब इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं, वो है आपका ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम मतलब समझते हैं, ग्रिड सिस्टम का मतलब है दैट मींस बिल्कुल व्यवस्थित, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। सॉरी, मेरा माइक जो है वो थोड़ा सा गिर गया था। सॉरी 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 एक्चुअली मैं भी थोड़ा जोश में आ गया था और माइक थोड़ा नीचे गिर गया था। इस वजह से क्या हो गया कि माइक जो है वो अपने प्लेस से हट गया था। आई एम वेरी सॉरी। ओके ओके, ठीक है। देखिए पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए मैंने आपको ये बताया कि सिविलाइजेशंस के लोग हैं वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे, और बार्टर सिस्टम को मेजरमेंट्स करने के लिए मापतोल तो जरूरी है, मापतोल जरूरी है। इसके साथ साथ वो कंस्ट्रक्शंस की भी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब है ग्रिड सिस्टम, और ग्रिड सिस्टम की यदि हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके का उपयोग करते थे, ठीक है। होता ये था कि जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे वो इस तरीके से किए जाते थे। कोई व्यक्ति जो ऐसे मान के चलिए ये ए घर है, ये बी घर है, ये सी घर है, ये डी घर है, और इनको मेजरमेंट्स या बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट्स की तो आवश्यकता होगी ही, और मेजरमेंट्स के लिए ही यहां हम देख सकते हैं कि तो ये बात जो है वो वेरीफाई हो जाती है। ना केवल आप बिजनेस के लिए उपयोग कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ द दिस थिंग्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एज वेल। समझ में आया कि नहीं आया? कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज किया जाता था, बट ये किसके उसमें होता था? मल्टीपल ऑफ 16 में होता था, और इसके प्रमाण हमें देखने को मिले हैं यहां से। तो कुछ स्केल्स भी मिले हैं जेम्स बॉन्ड को, वो हैं आपके मोहनजोदाड़ो और लोथल से मिले हुए एविडेंसेस। तो दोनों चीजें वेरीफाई हो जाती हैं। ग्रिड सिस्टम में भी उपयोग होगा, और हम देखेंगे कि सिविलाइजेशंस में बिजनेस के तौर पर भी हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, सामाजिक जीवन।
क्या इसको मैं कंटिन्यू कर दूं? थोड़ा सा बता देता हूं बेसिक्स, है ना। और सामाजिक जीवन को हम समझने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? इकोनॉमिक्स ऑफ द बीसी इंडस वैली सिविलाइजेशंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द बीसी सोशल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। और एक लेवल पर आके मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना, तो टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका। देखिए आगे हम देखते हैं मुझे पढ़ना है सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है रिलीजन से। तो मैं आपको रिलीजियस लाइफ भी जोड़कर बता रहा हूं, और रिलीजियस लाइफ से हम थोड़ा सा समाज को समझने की कोशिश करेंगे। गॉट इन माय पॉइंट्स? तो यहां पर हमें समझना है, सबसे पहले जाना होगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को। तो हड़प्पा हम पहुंचते हैं, और हड़प्पा में हम जानते हैं और देखते हैं, हमें वहां पर एक जो है एक स्त्री का इमेज मिला है, एक इमेज मिला है। दैट मीन्स जो है वो वुमेन्स वॉम्ट्री, मतलब एक महिला है और उसके महिला के गर्भ से एक ट्री निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। गॉट इन माय पॉइंट्स? ठीक है। और ये कहां से मिला है? दैट इज फाउंड इन द हड़प्पा। जेम्स बॉन्ड को ये हड़प्पा से मिला है। अब हम देखते हैं क्या हम इससे कैरेक्टर बता सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं। देखो जो ये इंडिकेशंस कर रहा है, ये ट्री जो है उसका बर्थ हो रहा है। और बर्थ का मतलब क्या हो रहा है? यहां हम देखेंगे कोई चीज जो है वो जन्म ले रही है, और जन्म जब लेगी दैट मीन्स दिस कैरेक्टर, जन्म देने का कैरेक्टर किसका है? आपको यदि पूछा जाए कि मेल और फीमेल में जन्म देने का कैरेक्टर किसका है, पुरुष और महिला में जन्म देने का कैरेक्टर किसका है, तो वो आपको देखने को मिलेगा फीमेल में। बराबर है, फीमेल जो है वो जन्म देती है। तो यहां पर हम देखते हैं, वी कैन कंसीडर दिस वुमेन इज गोइंग टू गिव द बर्थ टू द ट्री। एक वृक्ष का जन्म हो रहा है, एक ट्री का जन्म हो रहा है, और ये ट्री का जन्म इंडिकेशंस करता है कहीं ना कहीं किस चीज का? दैट मीन्स द कैरेक्टर ऑफ द वुमेन। और यहां हम कह सकते हैं कि किसी का जन्म हो रहा है, और यहीं से हम इंडिकेशंस करते हैं कि शायद ये गॉडेस होंगी, देवी होंगी। श्री देवी की बात नहीं कर रहा हूं, बट लेकिन यहां कोई ना कोई देवी तो होगी। तो वी कैन से दैट कि इस इमेज से, इस तरीके से हम ये कैरेक्टर से जान सकते हैं कि शायद यहां पर गॉडेस रही होंगी या देवी रही होंगी। ठीक है। अब हम पहुंचते हैं मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो में हमें मिला है एक पशुपति सील, एक पशुपति का मोहर, सील ऑफ द पशुपति दैट इज फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो। और ये सील कुछ इस तरीके से है, दैट इज द रियल इमेज, और इसको हम प्रिंट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अब आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इस व्यक्ति का एक चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है कुछ ऐसा त्रिशूल जैसा दिखाई दे रहा है, एक सींग टाइप से दिखाई दे रहे हैं, और इस व्यक्ति के आसपास जो है बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक हिरण जो है वो है, और शायद ये भी हिरण रहा होगा। ठीक है। और आप देखेंगे यहां पर टाइगर है, एक एलिफेंट है, इसके अलावा राइनो और बफेलो भी हैं, दैट मीन्स गेंडा और भैंसा भी है, और ऊपर कुछ आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं इस चीज से कि ये जो है व्यक्ति शायद कोई व्यक्ति है, और इसके आसपास जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब देखो क्या है एनिमल का कैरेक्टर, क्या है एनिमल का कैरेक्टर? है इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, उधर आएगा। करेक्ट है। पशु को पकड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? पावर या शक्ति। और इस शक्ति या उसको पकड़ने के लिए आपको मेल या फीमेल में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आएगा? पशुओं को पकड़ने के लिए आप पुरुष का उपयोग करेंगे या महिलाओं का उपयोग करेंगे? तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है, वी कैन से दैट मीन्स ठीक है, यहां पर मेल के कैरेक्टर को हम यूज करेंगे। मतलब यहां पर पुरुष, पुरुष मतलब देवता, और ये देवता ही जो हैं वो हैं पशुपति देव। तो हम यहां देखेंगे कि जॉन मार्शल इस मोहर को देखते हैं और बताते हैं कि यार ये तो जो है पशुपति देव है, मतलब पशुओं का देवता। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि दिस गॉडेस इज इंडिकेटिंग एग्रीकल्चर? ये गॉडेस जो है वो एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पशुपति देव जो है वो एनिमल हस्बेंड्री को इंडिकेट कर रही है। क्या सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होता था? आंसर आया यस। क्या सिविलाइजेशन में एनिमल हस्बेंड्री होता था? आंसर आया यस। तो इस तरीके से हमने जेम्स बॉन्ड का उपयोग किया और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एविडेंसेस को फाइंड आउट करते हुए चीजों को पता किया। आया नहीं आया समझ में? आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट इट माई पॉइंट्स।
समझ में आया? तो विभिन्न पशु हैं, इधर उधर भागेंगे, और भागेंगे तो क्या होगा, उसको कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, वो है आपका गॉड या पुरुष या देवता। तो मैं ऐसा कहूं कि सामाजिक जीवन में देवी और देवता होते थे तो कोई गलत नहीं होगा। जेम्स बॉन्ड के आधार पर हमने समझा। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, धार्मिक जीवन को। देव और देवता तो हमें मिल गए हैं, और ये बताते हैं एग्रीकल्चर को, और ये बताएंगे एनिमल हस्बेंड्री को। तो गॉट इट माय पॉइंट्स? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करते रहें। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर प्राइमरी था या एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी था? अब आप लोग बताएं, कृषि नंबर 1 पे था या पशुपालन नंबर 1 पर था? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, और एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी तो एग्रीकल्चर को मैं नंबर 1 दे देता हूं। समझ में आया? एग्रीकल्चर मतलब फर्स्ट नंबर पर होगा, और हम यहां देखेंगे पशुपालन जो है वो दूसरे नंबर पर होगा। इसी वजह से यहां पर हम देखते हैं कि देवी और देवता में किसकी पूजा होगी ज्यादा? देवी की ज्यादा होगी, मतलब श्रीदेवी की पूजा ज्यादा होगी। और श्रीदेवी जब पूजी जाएंगी तो हम देखेंगे सोसाइटी कैसी होगी? मैट्रियार्कल, मातृ सत्तात्मक। अब आपको समझ में आया समाज में किसकी चलती है? समाज में मम्मी की चलेगी। और इस तरीके से हमने रिलीजन से समाज को समझने की कोशिश की। आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट इट माई पॉइंट्स, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जेम्स बॉन्ड बनिए, जेम्स बॉन्ड बनकर ही हम इस चीज को सीख सकते हैं, और समाज मात्र सत्तात्मक है ऐसा आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इस आधार पर हम जान पाए कि समाज में किसकी चलेगी? मम्मी की चलेगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? मेरी बात समझ में आई सभी को? लेकिन आज का समाज जो है वो पैट्रियार्कल हो चुका है, पप्पा की चलेगी, और उस जमाने में जो है वो देवी की चलती थी, और इसलिए समाज जो है मैट्रियार्कल है। तो हम यहां देखें, दैट इज द बीसी सोसाइटी की बात करें तो समाज का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, दैट मीन्स मैट्रियार्कल। गॉट इट माय पॉइंट्स? चलिए आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।